अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की जमानत का एक रास्ता खुला है। ये रास्ता क्या खुला रहेगा या फिर इसे बंद कर दिया जाएगा, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और फिर व्यूअर्स आपको ये बताएंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में एक शख्सियत शामिल होती है और उसने नून लीग को और इस्टेब्लिशमेंट को कुर्बानी ना देने का ऐलान करके क्या पैगाम दिया, इसकी कहानी भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां से नोटिस जारी हुआ है तौहीन अदालत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंतहाई अहम रुकन को, शख्सियत को, और इस पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का क्या मौक़िफ़ सामने आया, इसका भी जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि आज 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर का जब भी जिक्र होगा पाकिस्तान की तारीख के अंदर हर बरस, तो हमें सकूत ढाका याद आता है। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक हेडलाइन देख रहा था जिसमें लिखा गया कि 16 दिसंबर को जो मशरकी पाकिस्तान के उस वक्त के पाकिस्तानी थे, उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली। लेकिन किसी भी हेडलाइन में आपको ये वजह नहीं बताई जाती कि राहें जुदा करने के पीछे असल हकीकत क्या थी और वजह क्या बनी। सकूत ढाका आपको पाकिस्तान की टेलीविजन चैनल्स की 16 दिसंबर की हेडलाइंस के अंदर तो मिलेगा, लेकिन वजूहात नहीं बताई जाती। जब आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं ना, और उसे उसका हक ना दिया जाए, तो फिर ये तमाम निज़ाम जो है वो खड़ा नहीं रह सकता। और फिर जो हाल सकूत ढाका में हुआ वही असल हकीकत है, इसके अलावा कोई दूसरी हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हालात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायम और दायम रखे, पाकिस्तान के हालात को अल्लाह ताला बेहतर करे, लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इसके हालात को ख़राब करने के लिए। पाकिस्तान की अदालतें जहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से इंसानी हकूक़ को, बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जाता, बल्कि सवाल किया जाता है कि भाई तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम उठो और जाकर मुल्क के अंदर जमहूरी प्रोसेस को डीरेल कर दो। पाकिस्तान के अंदर एक बहस ये छिड़ चुकी है और एक रंग दिया जा रहा है नून लीग और उनके हवारियों की तरफ से कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि इलेक्शन डीरेल हो जाए। शायद इनको ये मालूम नहीं है कि पिछले 2 बरसों से पाकिस्तान के अंदर अगर कोई जमात मौजूद है और वो ये कहती रही कि इंतखाबात ही हर मसले का हल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। आप नून लीग के, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अगर किसी से बात करें तो ये आपको जरूर कहता हुआ नजर आएगा कि हमने रियासत पर अपनी सियासत को कुर्बान किया, अगर हम इंतखाबात में जाते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता, मईशत संभल ना सकती। लेकिन आज पाकिस्तान की अदालतें आम आदमी से ये पूछती हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि जहां कोई अगर तुम्हें गलती नजर आ रही थी कि इसकी तुम निशानदही करो। मुद्दा यह है कि मुल्क के अंदर डीआरओस जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा आरओस, इसकी आपने तैनाती कर दी। एक शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उठता है, उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हो, डंडा हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, आपने उसके साथ यही सलूक करना है। और यही ऑर्डर ऑफ द डे हमें पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। गलती उसकी ये थी कि उससे ये सवाल किया गया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम इसके ऊपर तनकीद कर सको। और जब तनकीद की नहीं है, जो लीगल रास्ता था उसे अपनाया। ये रास्ता आईने पाकिस्तान देता है, ये रास्ता पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है कि जब आप कहीं पर कोई गलती देखें तो आप उसकी निशानदही करने के लिए मुतलका फोरम से रुजू करें। उस शख्स ने ये किया। उमर नियाजी साहब गए अदालत में, उन्होंने कहा कि सरकार आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर आरोप उन लोगों को लगाया जा रहा है जो तहरीक इंसाफ को दबाना चाहते हैं, जिन लोगों ने एमपीओस के पर्चे दिए, जिन लोगों ने पकड़ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जेल के अंदर फेंका, जेलें भरी किसी को खुश करने के लिए। आज वो मुल्क के अंदर इंतखाबात के ठेकेदार बनकर, यानी जब इंतखाबात के नताइज आएंगे तो जो आरओ ने लिख दिया ना भाई,
वही पत्थर पर लकीर होगा जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। फिर जाए आप ट्राइब्यूनल्स के अंदर, अदालतों के अंदर, और उस वक्त तक कोई और हुकूमत बना चुका होगा। ये उसकी गलती थी जिसकी सज़ा उसे इस तरह दी गई, और हुक्म ये जारी किया गया, हाई कोर्ट ने एक फैसला यानी इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की शायद याददाश्त जो है यहाँ पे बैठे हुए लोगों की इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है, और इसलिए अच्छी नहीं है, मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ ये जुमला कह रहा हूँ कि इस सफ़ेद बिल्डिंग में काले फैसले होते हैं जो सुनहरी हरूफ में नहीं बल्कि काली स्याही से सिर्फ लिखने के काबिल हैं, और इन फैसलों के ज़रिए जमहूरियत को डीरेल अदालत हाई कोर्ट ने नहीं किया, बल्कि अगर कहीं पर कोई तौहीन हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून की तौहीन की इस किस्म के रिमार्क्स देकर, इस किस्म का फैसला देकर। अब 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी किया गया है, और जो बारीक वारदात डाली गई है उन लोगों की तरफ से जो इलेक्शन को अपने हिसाब से इंजीनियर करना चाहते हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि असल में इस लिस्ट के अंदर जो लोग हैं इनका रैंक क्या है और इन्होंने माजी में क्या काम किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया, और इसमें बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब को नोटिस जारी करके वजाहत जो है वो मांगी गई है। अदालती हुक्म में कहा गया कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर नियाज़ी बज़ाहिर जमहूरी अमल डील करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए हैं। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि हाई कोर्ट ने 2753 DROs, ROs और AROs का काम रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे अमल को डीरेल किया। अदालती हुक्म में मजीद कहा गया कि DROs और ROs को ख़ास तौर पर इंतखाबात के तैनात नहीं किया गया। तैनात अफसरान पहले से बतौर इंतज़ामी अफसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है, जबकि अदालत ने हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो अदालतों की तरफ से आते हैं, आप उससे इत्तफाक नहीं करते। एक पार्टी इत्तफाक करती है, दूसरी पार्टी नहीं करती। अच्छा, एक साहब ना जिनका नाम अतर मनिल्ला साहब है, जस्टिस अतर मनिल्ला, उन्होंने अपने फैसलों के अंदर ये मुताद्दिद दफ़ा बात कही कि ये आपका इख्तियार है कि आप उस पर तनकीद करें, लेकिन कभी किसी ने तनकीद को तौहीन अदालत में कन्वर्ट नहीं किया। यानी तनकीद करना इससे ज़्यादा एक जुर्म था। यहाँ पर तो एक लीगल रास्ता अपनाया गया। आपने हाई कोर्ट को एक दरख्वास्त दी और कहा कि जनाब ये जो DROs आपने लगाए ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। अब शफाफियत का अमल किस तरह मुमकिन होगा, ये सवाल उठाया गया, इनको बदला जाए। और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। व्यूअर्स, ये PP 147 लाहौर 3 है, जहाँ से बताने वाले ये बताते हैं कि हमजा शहबाज जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, और PP 147 में जिन साहब को लगाया गया ये डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, और BISC यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर। और वो ये बताते हैं कि जनाब इन्होंने सारी उम्र ना वहाँ पे फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट्स में ये थे, और सारी उम्र इन्होंने चेक्स काटे। अच्छा, अब ये जो अमला जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, और इसके अंदर बहुत सारे और भी लोग हैं, ये ऐसे अफराद हैं जिन्हें पाकिस्तान के सियासतदान ना भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब ग्रेड 17-18 का कोई मुलाजिम जो सारी उम्र नीचे से प्रमोट होकर ऊपर आया हो, उसकी क्या हैसियत होगी जब हमजा शहबाज उसके सामने जाए, अपने कागजात पेश करे, या फिर रिजल्ट आए उसके ऊपर नताइज, ये कैसे मुमकिन है कि ये इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। मुझे ना हमजा की एक बात याद आई, और ये उन दिनों का किस्सा है जब हमजा के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे थे। तो इन्होंने ना एक FI के अफसर को ये कहा कि जनाब ये वक्त ऐसा नहीं रहेगा, और मत भूलो कि हमारा वक्त आएगा। जब आप इस किस्म का तासुर देंगे, जब इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, तो फिर इन साहब की क्या हैसियत है जिन्हें आपने आरो लगा दिया कि वो नताइज जो कोई और बनवाना चाहता है या जिस किस्म की ये लीड से जीतना चाहते हैं उस पर असरअंदाज ना हो। तो ये मामला था। अब इसको रंग ये दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शायद इंतखाबात से भाग रही है, डीरेल करने की कोशिश कर रही है, और इसके ऊपर काजी साहब आ गए, और काजी साहब ने एक और काम ये किया कि उन्होंने दोनों पार्टीज को नहीं सुना। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये कहा जाए कि डट गई है, तो वो क्या बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ के फैसले से मुतमईन नहीं, फैसले पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। हमारी इस्तदा है कि DROs और ROs फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, लेकिन जिन
ڈی سیز نے ایم پی اوز کے آرڈر کیے وہ کیسے الیکشن شفاف کرائیں گے. سپریم کورٹ نے عمیر نیازی کو ایک نوٹس ایشو کیا ہے, توہین عدالت کے نوٹس ہوں گے تو کوئی بھی صاف شفاف الیکشن کے لیے عدالت نہیں جائے گا. اب ہوگا کیا کہ جی آپ کہیں جا کر کہیں گے یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور ہمارے تحفظات ہیں, اور آپ الٹا اسے کہیں گے کہ تمہیں توہین عدالت کا ہم نوٹس کر دیں گے, تم جو ہے وہ ڈیریل کرنا چاہتے ہو جمہوریت کو. تو کم آن گائز, آپ اس طرح ایسی جمہوریت کو کتنی دیر جو ہے وہ زندہ رکھیں گے؟ کھاد کے اوپر یا فرٹیلائزرز یا آرٹیفیشل ماحول کے اندر پودے کی ایک مدت ہوتی ہے, اس کے بعد اسے مرجھانا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی ایک تناور درخت جو ہے وہ نہیں بن سکتا جب تک اسے پانی اور وہ ماحول نہ دیا جائے. اگر آپ جمہوریت کے پودے کو لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان ہتھ کنڈوں سے آپ کو دور جانا ہوگا. لیکن کیوں جائیں, اقتدار کی کرسی سب کو پیاری ہے. کسی نے بھی یہ سوال بھی کیا مجھ سے کہ خان صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور خان صاحب کا کیا بنے گا. دیکھیں جی 2003 کے اندر مشرف صاحب آگے تھے اور اس وقت نون لیگ صرف 13-14 جماعتیں جیت سکی تھی اور پھر کاف لیگ مارز وجود میں آتی اور پھر کتنے دھڑے بن گئے. لیکن پھر نون لیگ نے کا ریوائول ہوا. پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں نہیں مر سکتی. آج آپ کوشش کر کے دیکھ لیں, اور آپ کر بھی رہے ہیں. پی ٹی آئی کو آپ نے الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے اور جو پلان اے تھا وہ کامیابی ہوگا کہ پہلے مرحلے میں آپ نے اسے توڑنا ہے. دوسرے مرحلے میں جو ووٹرز کو تو آپ نہیں توڑ سکتے, لیکن جو لوگ کھڑے ہوں گے آپ نے ان سے بلہ ہی چھین لینا ہے. اب 18 تاریخ کو سماعت ہوگی, پھر ایک 22 تاریخ کو سماعت ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں میں انٹرا پارٹی الیکشن اور پھر دوسری طرف جو معاملات ہیں ان کو کس انداز میں عامر جو فاروق صاحب ہیں اس کی عدالت سے یہ فیصلہ آتا ہے. چونکہ اگر انہوں نے فیصلہ عمران خان کے حق میں نہ دیا تو یقیناً پھر یہ ایک آخری امید تھی جو ختم ہو جائے گی. اچھا, اب اس دن کیا ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تیاریاں مکمل کر لیں, لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ جو ہے وہ ہمارا رہے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. اب یہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کتنا قبول ہے اور کتنا قبول نہیں ہے, اس کا سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. کسی نے سوال پوچھا تھا اور پی ٹی آئی کا اعتراض جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کی تعیناتی پر تھا اور الیکشن ہونے پر نہیں. عدالت کو یہ سمجھ بات نہیں آ رہی. یہ بات میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا. پھر یہ سوال بھی کسی نے کیا جی کہ توہین عدالت کے نوٹس کو اب پی ٹی آئی کیسے کانٹیسٹ کرے گی. دیکھیں جی, ریٹرننگ افسر عدلیہ سے ہوں یا بیوروکریسی سے, اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا. چونکہ کوشش صرف یہی ہے کہ ہم نے کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو دبانا ہے. میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف عدلیہ سے جب یہ لوگوں کو مانا گیا نا کہ آپ جا کر الیکشن میں آر او کا کام کریں, تو عدلیہ میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ضرور تھا کہ یار یہ جس قسم کی میسو قسم کی ریگنگ ہوگی اور جس طرح سے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے جو سب کو نظر آ رہا ہے, تو سارے کا سارا ملبہ ہم پہ پڑ جائے گا. تو ہم نے اپنے آر اوز کو, اپنے جوڈیشل افسرز جو ہیں ان کو تعینات نہیں کرنا. جوڈیشل افسرز جب آر او لگتے ہیں نا تو اس میں اور کسی اکاؤنٹنٹ کے لگنے میں نا بڑا فرق ہوتا ہے. اکاؤنٹنٹ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں جی حضوری نہیں کروں گا تو میرا تبادلہ کر دیا جائے گا, میری پینشن روک لیں گے, میری تنخواہ روک لیں گے, مجھے او ایس ڈی بنا دیا جائے گا. جوڈیشل افسر سے پھر بھی جو ہے وہ دنیا تھوڑی ڈرتی ہے, پولیس ڈرتی ہے, انتظامیہ ڈرتی ہے کہ یار یہ آر او جو ہے وہ مجسٹریٹ ہے, آر او جو ہے وہ جوڈیشل افسر ہے, اور اگر ہم نے اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تو شاید ہمیں اس کے نتائج جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے. تو یہ دونوں میں ایک نا بہت واضح فرق ہے اور اس فرق کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ ہونا تھا. اب جب ان کو نظر یہ آیا کہ میسو ریگنگ کا انتظام کر لیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھجن ہمیں آپ دور رکھیں اور ہم نے اس وی کین نیور بیکم اے پارٹ آف دس. اور جوڈیشری جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل گئی. اور پھر بیوروکریسی کے اندر بھی ان لوگوں کو لگایا گیا جو بہت ہی کمزور ہیں, جو جس طرح منی لانڈرنگ کے اندر پاپڑ والا یا فلودے والا یا پھر کوئی اور جس طرح تھا نا, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اسے آپ سائڈ پہ کر دیں, اسے آپ اس کی فیملی کو کنٹرول کریں, پیسے دے کر چپ کرا دیں, اسے ملک سے بھگا دیں. تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا اور میسو لیول کے اوپر جو انتخابات کے اندر اگر آپ کو ریگنگ کروانی ہے, جو وزن نہیں اٹھا سکتے, جو کمزور لوگ ہوں گے, اس لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ لگایا گیا. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے آر اوز اور پھر جوڈیشل افسران جو نہیں لگائے گئے اور پاکستان کی عدلیہ نے اپنی ذمہ داری کو کیسے شفٹ کیا ہے. ویورز, آپ کو یہ بات بتا دیں کہ ایک خبر یہ بھی آئی ہے جی کہ خان صاحب
की का जो रिमांड है ये दे दिया गया है। और ख़बर के मुताबिक तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान का जुडिशल रिमांड जो है वो मंजूर किया गया। जज मोहम्मद बशीर साहब हैं जी एहतसाब अदालत के, उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत नैब ने इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और मजीद 3 रोज़ का रिमांड मांगा। अब ये खान साहब से ना मिलने का इन्हें बड़ा शौक है। अब खान से क्या बात करनी है, खान को तंग करना है, ज़हनी अजियत देनी है, क्या मामलात होंगे, इसके अलावा खान साहब से इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब उन्होंने इस जुडिशल रिमांड को मंजूर करते हुए, यानी खान साहब तो जिस कमरे में वहीं पे रहेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा इमरान खान को ये होगा कि अगर जिस्मानी रिमांड होता तो आप ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब एक रास्ता खुला है कि खान साहब की ज़मानत जो है वो हो सकती है। लेकिन व्यूअर्स, अगर इसमें ज़मानत हो भी गई तो खान साहब को साइफर केस के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं, उन्होंने उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच इमरान खान की ज़मानत पर केस जो सुनेगा और फैसला वहाँ से क्या आना है, पूरी कौम को ये बात मालूम है। किसी ने मुझसे ये सवाल किया था कि इरफान आप ये ज़रूर इस पर बात कीजिएगा कि ये कितनी देर चलेगा। देखें जी, ये कितनी देर चलेगा हर वो बंदा ही जानना चाहता है जो इमरान खान का फॉलोअर है भी नहीं। वो भी ये जानना चाहता है कि यार इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, जमहूरियत नहीं है। अगर जमहूरियत जिस तरह की आर्टिफिशियल इंजीनियर और क्लिनिकल और हाइब्रिड किस्म की जमहूरियत लाना चाहते हैं, टेस्ट टू बेबी की तरह की जमहूरियत लाना चाहते हैं, तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुल्क का बेड़ा गर्क होगा क्या जी, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। हमें सिर्फ नज़र भी आ रहा है, हम सिर्फ उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और सब जो है ना सियासतदान लगे हुए हैं कि 2007 वाला पाकिस्तान ला कर देंगे, 2017 वाला पाकिस्तान ला कर देंगे। अब होगा क्या? होगा ये जी कि काजी साहब चले जाएंगे कुछ दिनों के बाद। मार्च के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर हुकूमत नहीं आ जाएगी। अगर इलेक्शन हो गए और फिर सारे मामला जिस तरह से प्लान किया जा रहा है हो गया तो नहीं हुकूमत आएगी। और इससे पहले माजी में बेनज़ीर की हुकूमत यानी 17-18 माह जो है वो चली थी। तो ऐन मुमकिन है कि इस रिकॉर्ड को ये हुकूमत तोड़ दे, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मईशत है, पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है। आने वाले महीनों के अंदर ट्राइब्यूनल्स के अंदर केसेस लगेंगे, इलेक्शन खोलने की बात की जाएगी। इमरान खान के केसेस, वकला की एक बड़ी तादाद खान साहब के साथ मौजूद है। वो लोग जो शोएब शाहीन जैसे हैं, बैरिस्टर गौहर जैसे हैं, शेर अफजल मरवत जैसे हैं, लाहौर बार की अगर आप फुटेजेस देखें जहाँ पर लोग जो हैं वो अदालत और अपने वकला के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये तहरीक बन जाएगी। आपको क्रैकडाउन करना पड़ेगा, क्रैकडाउन होगा, और क्रैकडाउन जो आप करने की जब कोशिश करेंगे तो फिर तहरीक को आप रोक नहीं सकेंगे। ये मुझे तो कम से कम यही होता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर व्यूअर्स, आने वाले दिनों के अंदर आप इमरान खान को कितनी देर जेल के अंदर रखेंगे, ये भी एक सादा सा सवाल है। तोशा खाना के अंदर 3 साल की सज़ा दी गई और ये कम सज़ा है, इसी बुनियाद के ऊपर इसे मुअत्तल किया गया। तो ऐन मुमकिन है कि खान साहब को ज़मानत दे दी जाए। लेकिन साइफर के अंदर 22 का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरदार तारिक साहब ये कह सकते हैं कि चूंकि ट्रायल चल रहा है जी, तो असी कुछ नहीं कर सकते और हमारे हाथ खड़े हैं, क्योंकि उनका भी वक्त थोड़ा रह गया है और उन्होंने भी जाते जाते ये फैसला जो है वो ज़रूर करना है, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट करीब है। और फिर उनकी मरात, उनके फॉरेन टूर्स और फिर पता नहीं क्या क्या, इन सब लोगों को जो कुछ मिलता है, जो इंटाइटल्ड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसलिए जाते जाते ये फैसले जो हैं वो आपको यहाँ से होते हुए नज़र आएंगे। मार्च आएगा, मार्च के बाद प्रेशर जुडिशरी पे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और जुडिशरी के अंदर खान साहब के मुकदमात, और फिर ये भी ऐन मुमकिन है कि काजी साहब की कोर्ट पे भी प्रेशर आए और आपको जो है फैसले फिर देने पड़े जो आइन और कानून के मुताबिक हैं, किसी के हक में नहीं, कानून और आइन के मुताबिक। जो कुछ आपने एक डिस्प्ले दिखाया ना जी लाइव कोर्ट के अंदर, और फिर जो कुछ किया, ये इसकी तो मिसाल ही कहीं नहीं मिलती। आप लोगों की डिग्रियां पूछ रहे हैं, कहाँ से पढ़ के आए, क्या किया, और कौन हो तुम, और कहाँ से आ गए। मेरा ख्याल है कि ये एक नामुनासिब रवैया था जो उन्होंने, जिसका मुजाहरा किया गया इस अदालत की तरफ से। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना है कि अगले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो तकरीबन 16 से 17 और 18 महीने तकरीबन गालबन इतनी बनती है। तो उसके अंदर एक मौका और एक उम्मीद की किरण ज़रूर मुझे नज़र आ रही है कि जब इमरान खान के मुकदमात वंस एंड फॉर ऑल जो है सेटल डाउन हो जाएंगे। एक शख्स जैसे 4 साल वो बाहर रहता है,
اور ڈیل کر کے گیا. آپ نے اس کا ریوائول ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر دیکھا. وہ جیسے بھی ہوا یہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو عمران خان اگر 1.5 برس بھی جیل کے اندر رہ گیا تو جناب پاکستان کی عوام جب وہ باہر آئے گا نا تو کیا طاقت بنے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور شاید کرنے والوں کو، دبانے والوں کو، سنانے والوں کو اور کر کے دکھانے والوں کو شاید یہ نظر نہیں آ رہا کہ 13 مہینے بعد، 14 مہینے بعد یا 2 سال بعد آپ کتنی دیر عمران خان کو اندر رکھیں گے. ساری عمر خان صاحب تو جیل میں نہیں رہیں گے، اور پھر خان صاحب کہیں آ کر ویسے ہی کھڑے ہو جائیں اور عوام اور لوگ اور جو اس وقت روپوش ہیں وہ کتنی بڑی طاقت بن کر باہر آئیں گے. اس سوال کا جواب کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس تو کم از کم نہیں ہے، اور اس کا توڑ بھی کوئی نہیں ہے. ہاں، آپ ایک ٹینیور اور ایک وقت ضرور گزار سکتے ہیں، لیکن یہ وقت جس کرسی پر بیٹھنے کے لیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا. پھر آپ کو اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ ضرور بھگتنا ہوں گے، اور کم از کم ہمیں پاکستان میں یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خان صاحب کی توشہ خانہ میں جوڈیشل ریمانڈ کے بعد ایک امید کی کرن تو ضرور جاگی ہے، لیکن ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ فیصلہ کیا آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور پھر دوسری طرف دوسری عدالت جو ہے وہ کیا جواب دیتی ہے عامر فاروق صاحب کی، خان صاحب کے حوالے سے. آج اے پی ایس کا سہانے کو تقریباً 9 سال مکمل ہو گئے. ان تمام والدین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے جن کے بچے اب اس دنیا میں نہیں ہیں. بچے سب کے پیارے ہوتے ہیں جی، سب کے اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے جذبوں کو سلام، ان کے حوصلوں کو سلام، ان لوگوں کو سلام، ان ماؤں کو سلام، ان والدین کو سلام جن کے بچے قربان ہوئے، ناحق مارے گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ واقعہ ہوا تو آئی واز دنیا ٹیلی ویژن. ہم نے، ہمارے ایک اینکر ہیں جی، ان کو ہم نے اسلام آباد سے روانہ کیا. تو جو پکچرز ہم نے دکھائی بھی نہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر فار دی آبویس ریزنز. تو وہ آج میں چونکہ ہیڈ لائن سن رہا تھا تو تمام ویژولز جو ہیں وہ آنکھوں میں ایک دفعہ پھر تازے ہو گئے، حالات تازہ ہو گئے. تو یہ ایک فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. وہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے ان تمام ماں باپ کو جو اس کرب میں آج بھی اس سے گزر رہے ہیں اور لڑتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر لڑتے ہیں. ویورز، آخر میں ایک ہمایوں اختر صاحب کے حوالے سے بات کہتا چلوں کہ ان کے صحیح مزے ہیں. کبھی یہ نون لیگ میں ہوتے ہیں، کبھی یہ پاکستان تحریک انصاف میں آ جاتے ہیں، اور اب استحکام پاکستان پارٹی میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے جہانگیر ترین کی قیادت کے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. سیاستدان کیسا ہو، سیاستدان ایسا ہو، چونکہ یہ سیاستدان پاکستان کے لیے تو کھڑے نہیں ہیں، نہ سچے ہیں، یہ صرف اپنے لیے کھڑے اور سچے ہیں. ہر دور میں، ہر حکومت کے اندر کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے وہ حصہ ضرور مل جاتا ہے. تو آپ نے ان چہروں کو یاد رکھنا ہے. جب یہ الیکشن میں ووٹ مانگنے آپ آئیں تو آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے. میں آپ پر اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گا، لیکن فیصلہ آپ نے ضرور سنانا ہے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے کہنے پر یا نہیں آئیں گے یا ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. اور جہانگیر ترین صاحب میں ایک اعتماد آپ نے دیکھا ہوگا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جی یہ پارٹی بنائی ہے تو اعتماد یقیناً وہاں سے ملا ہے، تو اس لیے انہوں نے سارے کا سارا جو وزن ہے پلڑے میں ڈال دیا ہے. ایک الیکٹیبلز کی ایک بہت بڑی فوج ان کے پاس ہے جو اپنے اپنے علاقوں میں جیتنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، لیکن آپ کیا انہیں ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ سوال پاکستان کی عوام کے لیے، اور اس کا جواب آپ نے الیکشن ڈے کے وقت پر ضرور دینا ہے. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور میں اگلی ویڈیو میں جو بلوچستان میں کنونشنز ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کا مجمع ہے. آپ نے ایک شعیب شاہین کو روکا، وہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پہنچ گئے، تو لوگوں کو آپ کیسے روکیں گے؟ اور جس جمہوریت، جن افراد کے اوپر آپ نے حکومت کرنی ہے، اگر وہی آپ کو نگیٹ کر دیں اور وہی آپ سے جو ہے وہ دور بھاگ جائے تو پھر کون سی حکومت ہوگی؟ تو اسی لیے پاکستان کے اندر یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹائم ہے جس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ویورز، جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو خبر یہ بھی آئی ہے کہ
जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर लिया है और ये ख़बर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। अगली वीडियो में इस पर हम ज़रूर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो आने वाले दिनों के अंदर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और उनकी गिरफ्तारी जो है वो क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।